चलिए जी, अब आगे चलते हैं। एक बेसिक स्टेप्स क्या हैं उस मैकेनिज़्म के, जो बैक्टीरियल सेल में हमने आपको बताया था कि डिफेंस मैकेनिज़्म जो है उससे अडेप्ट हुआ है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन किस तरीके से होता है, अब आप इस डायग्राम में पहले देखिए। उसके लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दें हम ज़रा, अब शायद आपको क्लियरली दिखेगा। देखो, सबसे पहला स्टेप आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि वायरस ने इन्वेड किया बैक्टीरियल सेल को। अब जब बैक्टीरियोफाज आएगा तो क्या होगा, अपना ये डीएनए इसमें अंदर दे देगा। ठीक, अब डीएनए जैसे ही अंदर आएगा तो उसमें भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सेकेंड स्टेप पे क्या है, न्यू स्पेसर इज डेराइव्ड फ्रॉम वायरस एंड इंटीग्रेटेड इनटू द क्रिस्पर सीक्वेंस। ये क्रिस्पर सीक्वेंस किस में प्रेजेंट था, बैक्टीरिया की खुद की सेल में, खुद के ही डीएनए में। लेकिन जो ग्रीन कलर से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या था, एक नया स्पेसर आया। और ये जो स्पेसर है वो किसकी डीएनए का पार्ट था, किसके जीनोम का पार्ट था, इस बैक्टीरियोफाज के। तो जब इसका इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरियोफाज का, तो इसका ये जो पार्ट था वो आके इंटीग्रेट हो गया और किसका पार्ट बन गया, बैक्टीरिया के खुद के जीनोम का पार्ट बन गया। अब जब ये यहाँ आता है तो क्या हुआ, ये क्रिस्पर जीन है, पूरा क्रिस्पर एरे है जिसका डायग्राम मैंने आपको अभी बताया था। तो ये क्या करेगा, क्रिस्पर आरएनए बनाएगा। डीएनए से क्या आरएनए बनता है जब ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब क्या हुआ, ये जो क्रिस्पर आरएनए बनाया, अब इसमें क्या रहेगा, इसके साथ एसोसिएटेड थी यहाँ पे Cas9 प्रोटीन थी एसोसिएटेड। अब क्या हुआ जब सेकंड, अच्छा ये यहाँ तक आपका हो जाता है फर्स्ट स्टेप एडेप्टेशन, मतलब उसने, बैक्टीरिया ने इस फाज के कुछ पार्ट को क्या किया, एडेप्ट कर लिया अपने अंदर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो है वो है आपका प्रोडक्शन ऑफ CRRNA। एडेप्टेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे CRRNA का फॉर्मेशन होगा, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ क्रिस्पर RNA। अब थर्ड स्टेप की बात होती है, देखो, इट इज़ द टारगेटिंग। अब टारगेटिंग किस तरीके से कि जब सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होता है सेम काइंड ऑफ बैक्टीरियोफाज का उस बैक्टीरियल सेल पे, तो क्या हुआ, जब ये जो क्रिस्पर आरएनए बना है इसके साथ एसोसिएटेड क्या रहती है, Cas9 प्रोटीन। ये जो क्रिस्पर आरएनए होगा, क्योंकि ये कभी पार्ट रहा था इसके बैक्टीरियोफाज के जीन का ही, इसी के डीएनए का पार्ट था, दैट मीन्स ये क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये जाके बाइंड करता था इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ। ठीक, अब जब क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए उस पर्टिकुलर साइट पे जाके बाइंड कर जाता था जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये है। अब जैसे ही वो जाके बाइंड करेगा, मीनवाइल क्या करेगा, ये जो Cas9 प्रोटीन है, जो सीजर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इस डायग्राम में, ये सीजर्स क्या करेंगे, वहाँ जाके कट्स लगा देते थे और काट देते थे। इस तरीके से क्या हुआ बॉस, कि आपका जो ये क्या बोलते हैं फाज का जो डीएनए था वो डिग्रेड हो गया और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बच गया। क्लियर हुई आपको यहाँ पे। चलो एक बार इसको जस्ट रीड आउट करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा एकदम। क्या रहता है कि इन अ बैक्टीरियल जीनोम द क्रिस्पर लोकाई कंटेन्स स्पेसर, जो आपको बताया स्पेसर क्या है, दिस आर द वायरल डीएनए इंसर्टेड इनटू द क्रिस्पर लोकस। और ये जो क्रिस्पर लोकस है ये क्या है, ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है बैक्टीरिया के डीएनए का। ठीक, पर्टिकुलरली अगर हम टाइप 2 एडेप्टिव टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है, वहाँ होते हैं प्रोटोस्पेसर्स, जो हम पैम साइट की बात कर रहे थे। ठीक, ये जो प्रोटोस्पेसर्स हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, प्रोटोस्पेसर्स विल बी प्रेजेंट इन वायरस। ठीक, अब क्या होता है, अपॉन सब्सिक्वेंट इन्वेजन, यहाँ अगर फर्स्ट इन्वेजन हुआ तो उसमें स्पेसर मिल गया बैक्टीरिया को, जो कहाँ से आया था, वायरस से आया था। लेकिन सब्सिक्वेंट इन्वेजन में क्या होगा, अ क्रिस्पर एसोसिएटेड न्यूक्लियस, कौन सा है, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन कौन सी थी, Cas9। ये क्या करती है, इट विल बी अटैच एंड किसके साथ जाती है, ट्रेसर आरएनए CRNA कॉम्प्लेक्स
यहाँ पे CRRNA तो है ही है, क्रिस्पर RNA तो है, लेकिन साथ में क्या होता है, एक ट्रेसर RNA भी होता है, क्योंकि हम यहाँ टाइप 2 की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको क्लासेस में और ये क्लियर कर दूंगी। तो टाइप 2 टाइप का जो होता है उसमें ट्रेसर RNA भी साथ में होता है इस क्रिस्पर RNA के, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इन एसोसिएशन विद दिस Cas9 प्रोटीन, ये कहाँ गाइड होता है, विच गाइड्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स किसको गाइड करेगा, इट विल गाइड द Cas9 टू द इन्वेडिंग प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस। आने वाला जो प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस है उसके पास Cas9 को लेके जाएगा, और Cas9 क्या करेगा, Cas9 उसको जाके क्लीव कर देगा। लेकिन अब यहाँ बात अगर ये आती है कि Cas9 अगर क्लीवेज का काम कर रहा है तो भाई अपने खुद के पे काम क्यों नहीं कर रहा। तो देखो सीधी सी बात है, क्रिस्पर जो RNA है वो कॉम्प्लीमेंट्री किसके है, प्रोटोस्पेसर के है ना। और वो किस में प्रेजेंट है, वो वायरस में प्रेजेंट है। क्या प्रोटोस्पेसर आपके बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, नहीं। तो इसलिए वो खुद को क्लीव नहीं करेगा। द Cas9 विल नॉट क्लीव द प्रोटोस्पेसर सीक्वेंस अंटिल देयर इज एन पैम सीक्वेंस। ये जो पैम सीक्वेंस था, प्रोटोस्पेसर एडजासेंट मोटिफ, ये किस में प्रेजेंट था, वायरस में, ठीक। अगर ये बैक्टीरियल सेल में भी होता तो बैक्टीरियल सेल को भी किल कर देता, लेकिन क्योंकि इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन वायरस, इसलिए ये उसी पे जाके काम करेगा। हमने बताया था ना आपको कि प्रोटोस्पेसर के साथ जुड़ा हुआ एक मोटिव रहता है, जिसका इंटीग्रल एक सीक्वेंस क्या था, NGG, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। The spacer in the bacterial CRISPR loci will not contain a PAM sequence and thus will not be cut by the nuclease. तो क्या होगा कि CRISPR जो है वो बैक्टीरिया के DNA को कट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ PAM सीक्वेंस नहीं है, ठीक। But the protospacer in the invading virus or the plasmid will contain the PAM sequence and thus will be cleaved by the Cas9 nuclease activity. ठीक है, क्लियर हो गया। क्या है कि PAM सीक्वेंस जो है वो इन्वेडिंग वायरस में है, इसलिए वो क्लीव हो जाएगा Cas9 न्यूक्लियस के द्वारा। अब देखो क्लासेस की बात करते हैं, जो मैं आपको इतनी देर से बता रही थी कि टाइप 2 इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे ट्रेसर आने हैं। तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया पता होना चाहिए इस बारे में। सो बेसिकली इसकी दो क्लासेस हैं, सॉरी, टाइप 1 जो और टाइप 3 जो होते हैं वो आपके क्लास 1 में आते हैं। टाइप 1 में क्या रहता है, क्रिस्पर एसोसिएटेड विद द Cas3 प्रोटीन, ठीक। और टाइप 3 रहता है व्हेन द क्रिस्पर इज एसोसिएटेड विद Cas10 प्रोटीन। ये आपके इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके की कैस प्रोटीन है और साथ में होता है आपका क्रिस्पर RNA, CRRNA। जबकि क्लास 2 टाइप के जो हैं, जिनमें आपका टाइप 2 और टाइप 4 आते हैं। टाइप 2 में क्या है, क्रिस्पर किसके साथ एसोसिएट रहता है, Cas9 प्रोटीन के साथ। जबकि जो टाइप 4 है उसमें होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड विद द CPF1। और इसमें किस तरीके का है, इसमें सिंगल कंपोनेंट होता है Cas9 प्रोटीन का, उसके साथ क्या रहता है, CRRNA तो होगा ही, क्रिस्पर RNA तो होगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा, ट्रेसर RNA भी होता है, ठीक। क्लियर हुई बात आपको। चलो इसी को ही एक मैंने डायग्राम से भी यहाँ आपको शो किया हुआ है। देखो ये आपको पूरा एक एरे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैस ओपरॉन मतलब अलग अलग कैस जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या बनाएंगे, आपकी कैस प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका क्रिस्पर एरे, जहाँ पे ये आपके कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं और साथ में बीच में क्या लगे रहते हैं, अलग अलग स्पेसर्स लगे रहते हैं। तो ये होता है आपका पूरा क्रिस्पर एरे। अब जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा प्री CRRNA एंड प्री CRRNA आफ्टर प्रोसेसिंग। RNA बनने के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है ऑब्वियसली। जब RNA की प्रोसेसिंग हुई तो क्या हुआ, अलग अलग आपके
कॉम्प्लेक्सेस बन गए। जैसे टाइप 1 जो है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे वर्क करता है, टाइप 3 जो है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे काम करेगा, टाइप 2 जो होगा जिसके बारे में हम इतना डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसके साथ Cas9 प्रोटीन एसोसिएटेड रहती है, ये काम करेगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। टाइप 4 जो है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, टाइप 4 होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करेगा और ये किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, CPF1 प्रोटीन के साथ। ठीक है, सो क्लास 1 क्लास 2 जैसा मैंने आपको यहाँ भी इस क्लासिफिकेशन में बताया हुआ था। देखो, अब एक अगर हम जनरल प्रोटोकॉल डिस्कस करें फॉर द क्रिस्पर Cas9 मीडिएटेड जीनोम एडिटिंग, देखो अभी तक जो हमने बात की वो थी कि हम एक बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में देख रहे थे कि किस तरीके से ये काम करता है। लेकिन अगर इसी को ही हम एक जीनोम एडिटिंग टूल की तरह काम करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले हमें एक टारगेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर हम कुछ वर्क करने जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जीन को अगर हम इंसर्ट करने जा रहे हैं या उसमें कुछ साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस कॉज करने वाले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उस पर्टिकुलर टारगेट को डिसाइड करना पड़ेगा ना। ठीक, और वो टारगेट कितना होना चाहिए, इट विल बी 20 बेस पेयर सीक्वेंस। लेकिन साथ में क्या एसोसिएटेड है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय NGG, क्योंकि यही NGG सीक्वेंस जो मैंने आपको कहाँ बताया था अभी, पैम में जो बताया था, प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव, देखिए NGG, यही तो सीक्वेंस था जो Cas9 प्रोटीन इसको रिकॉग्नाइज कर रही थी। अगर ये सीक्वेंस नहीं होगा तो Cas9 यहाँ आएगी ही नहीं, क्योंकि Cas9 में ही तो ये पैम इंटरेक्टिंग साइट प्रेजेंट है। तो क्या बात हुई कि बॉस यहाँ पर इस NGG सीक्वेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यही रिकॉग्नाइज्ड होता है उस पैम इंटरेक्टिंग साइट ऑफ Cas9 प्रोटीन के थ्रू। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या रहता है, डिज़ाइनिंग ऑफ SgRNA। अब देखो ये जो SgRNA है ये क्या भला है, पहले तो ये देखो। अभी तक तो आपने देखा होगा कि हमने CRRNA की बात की, हमने ट्रेसर RNA की बात की। SgRNA क्या है, कुछ नहीं है भाई, CRRNA और ट्रेसर RNA को मिला दो। SgRNA इसका फुल फॉर्म है सिंगल गाइड RNA, और ये क्या है, CRRNA दैट इज़ द क्रिस्पर RNA प्लस ट्रेसर RNA दैट इज़ ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर RNA। ठीक, दोनों को ही मिला के जो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है, जो आपको इस डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये क्या है आपका जो गाइड RNA लिखा है ना, गाइड RNA में देखो ये ब्लैक कलर से जो दिखा हुआ है ये तो CRRNA है, और ये जो आपको इधर डॉटेड में दिख रहा है ये कैसा हो गया आपका, दिस इज़ द ट्रेसर RNA एंड कंबाइंडली इट इज़ नोन एज द SgRNA और सिंगल गाइड RNA। क्लियर हुई बात आपको? चलो, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस SgRNA को अपन को डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो SgRNA है ये जब इस टारगेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी तो वहाँ जाके बाइंड करेगा ना। तो हमें इसका सीक्वेंस पहले पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक, अब थर्ड स्टेप आता है असेंबलिंग ऑफ Cas9 एंड SgRNA कॉम्प्लेक्स। अब ये आपस में इनकी असेंबली करवाएंगे। ठीक, देन असेंबलिंग के बाद क्या होगा, डिलीवर होगा इन द डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म और द सेल। जो पर्टिकुलर सेल है, जिस पर्टिकुलर जीन पे आपको काम करना है, उसमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन उसका इफ़ेक्ट देखा जाएगा। क्या होगा, देन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ मॉडिफाइड और द ट्रांसजेनिक सेल। जब आपका कोई भी जो जीन है, कोई भी जो ये जो पर्टिकुलर आपका जो कॉम्प्लेक्स था, जब उसके अंदर डिलीवर किया गया तो क्या होगा, वो फर्दर जाके एक्सप्रेस होगा ना किसी न किसी फॉर्म में, या तो वो जीन नहीं बनेगा अगर हमें डिलीट करना है, जो भी हम एक थॉट लेके चले थे। ठीक है, तो वो एक्शन तो होगा ना। अब जब उसका एक्सप्रेशन होगा तो क्या होगा, एक कोई भी मॉडिफाइड चीज़ बनी हमारे पास जिसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसजेनिक सेल या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो भी है। तो उसके बाद जब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या सेल हमारी जो बन जाएगी, हम फिर क्या करेंगे, उसकी
स्क्रीनिंग करेंगे कि बॉस हम जिस थॉट को लेके चले थे क्या वो फुलफ़िल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रोटोकॉल रहता है हमारे इस एक्सपेरिमेंटेशन में कि किस तरीके से हम क्रिस्पर कैस9 के थ्रू जीनोम एडिटिंग करते हैं इन यूकैरियोट्स। अभी हम स्पेशली यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो ऑलरेडी हो ही रही है ये। ठीक है, एसजीआरएनए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि ये क्या है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। देखो बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस हैं इसकी, और थ्रू आउट दिस लेक्चर आपको पता भी चलती जा रही होंगी कि किस तरीके से ये काम करता है और क्या है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं साइलेंसिंग ऑफ एनी जीन। अब मैंने आपको क्या बताया, जब बीच में नॉकआउट वाला जो केस था, सेकेंड स्टेप वो भी है फॉर नॉकिंग आउट एनी जीन। तो मतलब आप किसी जीन को ख़राब कर रहे हो। अब अगर हमें ख़राब करना है तो क्या करोगे, उसको बीच में से ब्रेक कर दिया, उस पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस हमें पता होगा और वहाँ जाके आप क्या करोगे, उधर जाके आपने जो Cas9 की एक्टिविटी है वो आपने करवा दी। उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहले तो आपने टारगेट किया, मतलब SGRN ने वहाँ जाके बाइंड किया, फिर Cas9 ने जाके अपना काम कर दिया, उसने उस DNA को जाके काट दिया। तो क्या हुआ भाई, वो जीन तो ख़राब हो ही गया ना। ठीक है ना। और जब वो जुड़ा तो भी गलत तरीके से जुड़ा, अगर नॉन होमोलोगस एंड जॉइन रिपेयरिंग हुई होगी तो। ठीक है, तो क्या हुआ, जब गलत तरीके से जुड़ा मतलब सही काम नहीं करेगा तो बॉस फाइनली हुआ क्या, लेकिन जीन तो ख़राब हो ही गया ना। ठीक है, तो क्या होता है, नॉकिंग आउट ऑफ जीन ये हो गया, और दूसरा क्या रहा आपकी साइलेंसिंग ऑफ जीन, मतलब जीन को साइलेंस भी कर सकते हैं, जीन की एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देन देयर इज़ ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस एंड मॉडिफिकेशंस। हम ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आपका प्रोटीन बन रहा है उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। हमने किसी पर्टिकुलर जीन को जो ख़राब किया है या जिसमें भी हमने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है, हमको उसका ओरिजिनल रिजल्ट पता है कि भाई इस तरीके की प्रोटीन ये बनाता है, लेकिन उसमें जब ये चेंज किया गया तो ये वाली प्रोटीन बन रही है या ये प्रोटीन नहीं बन रही है। तो उसका हम एक एनालिसिस कर सकते हैं ना कि किस तरीके का आपको आउटकम मिल रहा है और उसमें कैसे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर विल, जो हम चाहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ अलाउ द सेलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली हम एक पर्टिकुलर पोर्शन को सेलेक्टिवली ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। जब क्या किया हमने, देखो अगर हम Cas9, देखो ओरिजिनली क्या काम कर रहा था, उसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी थी, लेकिन सपोज़ करो अगर हम इस तरीके का मॉडिफिकेशन ला दें कुछ कि उसकी जो Cas9 की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, जो उसकी न्यूक्लियस प्रॉपर्टी है, उसको अगर हम ख़त्म कर दें, उसको इनहिबिट कर दें, तो क्या होगा, क्लीविंग करने की बजाय वो क्या करने लगेगी, वो काम करेगी एक एनहांसर की तरह, एक एक्टिवेटर की तरह। और फिर क्या करेगी, वो जो क्रिस्पर आरएनए, जो CRRNA उस पर्टिकुलर DNA के साथ जो जाके बाइंड किया है एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर साइट पे जाके जो बाइंड किया हुआ है, वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक आरएनए को बना देगा। ठीक है, स्पेसिफिक आरएनए बनेगा उस पर्टिकुलर पोर्शन के ही कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोर्शन से जाके बाइंड किया है ना जो क्रिस्पर आरएनए है, तो डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर चीज़ का ही होगा। तो और वो हमने क्या किया, सेलेक्टिवली ट्रांसक्राइब करवाया। ठीक है ना। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। और क्या हो सकता है, इनहिबिट द सेलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या हुआ, हम सेलेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन भी करवा सकते हैं, लेकिन साथ ही इसके साथ अगर हमने मान लो हम कोई इनहिबिटर भी डाल दें और हम कहें उस पर्टिकुलर जीन जो हमने टारगेट किया है, उस पर्टिकुलर जीन को हमें ट्रांसक्राइब नहीं करवाना है, तो क्या करेंगे, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके साथ एक इनहिबिटर डाल देंगे बॉस कि ये वाले जीन को ट्रांसक्राइब नहीं करवाना है, इसके अलावा बाकी सारा हो जाए। ये भी काम कर सकते हैं हम। तीसरा नेक्स्ट क्या है कि हम पेंट कर सकते हैं जीनोम को। पेंट कैसे, अब देखो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो है वो क्या करती है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है ऑब्वियसली, जिससे हम उस DNA और पर्टिकुलर जीनोम जो है हमारा उसको हम देख सकते हैं। तो अगर हम इस क्रिस्पर Cas9 के साथ साथ क्या डाल देते हैं सॉरी, क्रिस्पर Cas9 के साथ साथ अगर हम GFP प्रोटीन को भी डाल देते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, जीनोम को पेंट भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जीन थेरेपी में भी यूज़ हो सकता है। जीन थेरेपी में कैसे, अब जीन थेरेपी में भी क्या हो सकता है, क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जीन ही तो काम नहीं करते हैं। अब अगर हमें मान लो
उस पर्टिकुलर जीन का हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए बस, ठीक है। और उसमें क्या चेंज होने की वजह से वो पर्टिकुलर डिजीज़ हुई है, उस पर्टिकुलर जीन को अगर हम नॉकआउट करवा देते हैं या उस पर्टिकुलर जीन में अगर कोई एडिशन करवा देते हैं या हम कुछ डिलीशन करवा देते हैं तो उस डिज़ीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर साइट पे जाके हम एक्शन कर रहे हैं ना, उसको ही तो एडिट कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव म्यूटाजेनेसिस। एक पर्टिकुलर साइट पे हम कोई म्यूटेशन भी कॉज करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर विल, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ऑब्वियसली जब हम जीनोम को एडिट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग द ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ना। जैसे एक बहुत सही एग्जाम्पल है इसका, जो मायोस्टेटिन जीन होता है। मायोस्टेटिन जीन का क्या करता है बेसिकली, देखो नाम से पता चल रहा है मायोस्टेटिन, दैट मीन्स मायो इज रेफरिंग टू द मसल्स एंड स्टेटिन मीन्स उसको स्टेबल कर देता है। तो जो मसल्स की एक्टिविटी है उनको रोक देता है, मायोस्टेटिन का ये काम करता है, ये काम होता है। अगर मसल की एक्टिविटी कम हो जाएगी मतलब मस्कुलर बॉडी नहीं होगी। लेकिन अगर दूसरे हैंड पे हम क्या करें, अगर हम इसी जीन को कर दें इनहिबिट, इस जीन का हम कर दें डिस्रप्शन, किसी भी तरीके से इसको अगर हम ख़राब कर दें तो क्या होगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जो आपकी जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी शीप हो, काऊ हो, बफेलो हो या डॉग या सिंपल हम एक रैबिट के बारे में भी बात करें तो क्या होगा, वो जो मायोस्टेटिन होगा वो आपका काम नहीं करेगा। दैट मीन्स उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो मसल मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिया। ये तो मैंने पर्टिकुलर एक जीन के बारे में बात की, ऐसे ही आप अलग अलग जीन को टारगेट करके अलग अलग तरीके के ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स को बना सकते हैं। सो यू नो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रिस्पर कैस9 सिस्टम, और अभी भी धीरे धीरे एक्सप्लोर होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, ठीक है ना। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना वाइडली एप्लीकेबल है ये, इतनी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, बट स्टिल इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है ना। चलो अब डिस्कस करते हैं कि भाई इनकी इसके साथ कौन सी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं और उनके सोल्यूशन क्या हैं। तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लिमिटेड चॉइस ऑफ पैम सीक्वेंस। अब ये यहाँ पे एक लिमिट हो जाती है कि भाई जब तक पैम सीक्वेंस नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सीक्वेंस तो उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो एक छोटा सा लिमिटेशन है ये इसका। दूसरा क्या है, ऑफ टारगेट इंडेल्स। अब कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम जैसे जो आपकी नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मैकेनिज्म थी, अगर वो होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ऑफ टारगेट्स भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जीन आपका टोटली इनएक्टिव हो जाता है और जो हम चाह रहे थे बहुत बार वो हमें चीज़ नहीं मिल पाती है। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सोल्यूशन हम किस तरीके से दे सकते हैं कि हम प्रॉपरली सेलेक्ट करें जो आपका SGRNA है, जो आपका गाइड RNA बन रहा है उसको हम प्रॉपरली बनाएं, ठीक। और छोटा अगर हम उसको रखते हैं, जितना छोटा होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एक्यूरेसी के। तो हम 20 की बजाय लाइक 17 बेस पेयर का उसको बना लें, ठीक है। दूसरा एक पर्टिकुलर Cas9 फॉर्म को हम यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रेगुलर Cas9 प्रोटीन, ठीक। देन we should make sure that there is no mismatch in the first 12 base pair adjacent to PAM site। ये जो प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव साइट थी, इसके साथ जो 12 अटैच्ड सीक्वेंस होते हैं, इसके एडजेसेंट जो 12 बेस पेयर्स हैं उस पर्टिकुलर RNA में, वो आपके मिसमैच नहीं होने चाहिए। मीन्स कॉम्प्लीमेंटरिटी पूरी होनी चाहिए। अगर मिसमैचिंग होगी दैट मीन्स कि चांसेस आपके जो पर्टिकुलर टारगेट हम लेके चल रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसमें उतने ही एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वी शुड मेक श्योर कि उनमें कोई भी मिसमैच ना हो, ठीक। अच्छा, देन एक क्या सोल्यूशन है, ऑब्वियसली भाई कि जिस टारगेट पे आपको काम करना है उस टारगेट को पहले सीक्वेंस कर लो। बहुत बार ये होता है कि कुछ लोग
काम करना शुरू कर देते हैं, बट दे हैवंट सीक्वेंस द पर्टिकुलर टारगेट। उनको पता ही नहीं है बॉस कि कहाँ जाके काम करना है, तो वो तो रैंडमली जाके किसी पे भी वर्क करने लगेगा ना। ठीक है, तो पहले उसको पूरी तरीके से स्टडी कर लो कि किस किस जगह पे वो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपके रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है मोर देन वंस और ट्वाइस, या मोर देन 10 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स वो रिपीट हो रहे हों उस जीनोम में, तो वो तो सब कुछ आ जाके काट देगा। ठीक, अब जैसे हम जो यहाँ ऑफ टारगेट इंडेल्स की बात कर रहे थे, हो सकता है ना कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस एक जीन के अलावा किसी दूसरी जीन में भी हो। डीएनए तो बहुत बड़ा है ना आपके, तो वो जो सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस है, वो एक जीन के अलावा दूसरे में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो वहाँ जाके भी वो काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो वहाँ जाके भी काम कर देगा, जिस जगह जाके काम कर देगा, तो क्या हुआ, ऑफ टारगेट इंडल्स आपके बन जाएंगे। लेकिन ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले प्रॉपर जो ऑर्गेनिज्म है, जो आपका टारगेट है, उसकी कंप्लीट स्टडी करके रखिए आप। ठीक, and then the last one is that we should use the NHEJ, that is neighborhood end joining, जो आपकी ये डीएनए रिपेयर का जो मैकेनिज्म है, इसके लिए हमें इनहिबिटर्स उसके साथ यूज़ करने चाहिए, ताकि क्या हो कि जो होमोलोगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन की जो रिपेयर की रेट है वो आपकी ज़्यादा हो जाए। क्योंकि क्योंकि NHEJ में क्या, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा था, नॉन होमोलोगस वाले केस में यहाँ पे बन रही थी, एरर ज़्यादा हो रही थी, तो इस केस में नॉकआउट और ऑफ टारगेट एंडल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि HDR जो होमोलोगस वाला होता है, वहाँ पे जो आपका टारगेटेड है, ठीक, सिर्फ वहीं जाके काम होगा, क्योंकि भाई उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस खुद से दे रहे हैं जो वहाँ जाके बाइंड करता है। ठीक, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों का ये जो डर था इस CRISPR-Cas9 सिस्टम को लेके, वो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अगर मैं 10% भी आपका ये दर्द कम कर पाई हूँ, तो आई विल बी हैप्पी, और रियली आई विल बी हैप्पी। और आप प्लीज़ कमेंट मुझे करिएगा कि अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है ना, तो चलो बस अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जस्ट बी हैप्पी एंड एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ दिस टीचिंग एंड लर्निंग। एंड so before leaving, I would like to say just one thing, that please do subscribe to my channel and share the videos with as many students as you can, because students को approach करना ही हमारा main motive है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा students हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, तो हम उनकी ज़्यादा help कर सकते हैं। बस मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। Till then, enjoy the process of learning and teaching. Okay, bye bye, take care.